जनता एक्सप्रेस, घर घर पागल, हर घर पागल। नमस्ते। जनता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता एक्सप्रेस एजी स्टेशन पर खड़ी है, आज स्टेशन पे खड़ी है। उसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज के इस सफर में खोज करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। वार्ता में हमारे मार्गदर्शक हैं साइको एनालिसिस के कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु वैद्य। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मानसिक हेल्थ से हमेशा शब्द जुड़ता है पागल। लड़ाई झगड़े में लोग एक दूसरे को बोल देते हैं पागल। एक लाइटर साइड में भी लोग एक दूसरे को एड्रेस करते हैं पागल। तो वाकई में क्या घर घर पागल से हम क्या कहना चाहेंगे? अम, पागल शब्द एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट शब्द है और कलोकियली तो ये यूज होता है, पर एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट शब्द है उन शब्दों में से जिनको अब कहा जाता है कि यूज नहीं करना चाहिए। जी। और एक तरह से देखो तो ये स्टिग्मा भी क्रिएट करता है, लेकिन ये एक कलोकियल शब्द भी है, एक लूज शब्द भी है। और जी। इस शब्द को लोग समझते हैं, पहचानते हैं, तो हम लोग एक लूज सेंस में इसको यूज कर रहे हैं, ये कहने के लिए कि मेंटल हेल्थ के एरिया में एक जो चीज है कि आप मेंटल हेल्थ के एरिया में एक चीज है कि जिसको हम कहते हैं अंडर डायग्नोसिस और ओवर डायग्नोसिस। अंडर डायग्नोसिस का मतलब है कि जो मेंटली सिक है, साइकोलॉजिकली सिक है, उनको हमने अभी डायग्नोज नहीं किया है और उन्होंने अपना इलाज भी किसी प्रोफेशनल से नहीं करवाया है। और जी। ओवर डायग्नोसिस का मतलब है कि जो सिक नहीं है, हमने उनको डायग्नोज करके उनकी दवाइयां शुरू कर दी है। तो जी। वेस्टर्न कंट्रीज में प्रॉब्लम ओवर डायग्नोसिस का है, और ईस्टर्न कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें प्रॉब्लम अंडर डायग्नोसिस का है। जी। ओशो रजनीश एक इंटरेस्टिंग बात कहते थे। वो कहते थे कि हमारे यहाँ पे कई लोग जिनको पागल खाने में होना चाहिए था, वो संत बन के घूम रहे हैं, और जी। वेस्टर्न कंट्रीज में पागल खाने में कई लोग ऐसे हैं जो हकीकत में जिनको संत बन के घूमना चाहिए। तो अ, ये जो बात है कि हमारे यहाँ पे अंडर डायग्नोसिस है और उनके यहाँ पे ओवर डायग्नोसिस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा, इसकी वजह से लोग मानसिक बीमारी को छुपाते हैं। और क्योंकि वो छुपाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि कोई भी बीमारी तीन कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जी। माइल्ड स्टेज पे क्योंकि इलाज नहीं होता है तो वो मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट पे इलाज नहीं होता है तो वो सीवियर हो जाता है। और उससे पेशेंट की तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती ही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, और सोसाइटी उसका एक बहुत बड़ा प्राइस पे करती है। और ये जो सिचुएशन है जहां पे कि हर पांचवें घर में कोई आदमी है जिसको तकलीफ है और वो छुपाई जा रही है, उससे ये सिचुएशन आज खड़ी हो गई है कि जो कहते हैं कि घर घर पागल, हर घर पागल, ये सिचुएशन इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि एक अनडिक्लेयर्ड, अनडिटेक्टेड साइकोलॉजिकल पेंडेमिक की तरह कोई चीज फैली हुई है। पेंडेमिक जी। वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, एक उसका साइंटिफिक कनोटेशन है, पर एक
मास स्केल एपिडेमिक की तरह ये चीज फैली हुई है, और ये अनडिटेक्टेड है, अनडायग्नोस्ड है, अनट्रीटेड है। अगर आप इस चीज को देखें तो होता क्या है कि अ, आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे अगर करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वे के अंदर आपको जो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो रीजंस मिलेंगे, उसमें से बहुत बड़ा रीजन नेशनल स्केल पे आपको मिलेगा डेफिशिएंसी इन मेंटल हेल्थ। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे इस वक्त हम लोग हैं, और सिर्फ हम ही नहीं है, जी दूसरे काफी कंट्रीज हमारे साथ हैं जो इसी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन से निकल रहे हैं, जहाँ पे एक अनडिक्लेयर्ड एपिडेमिक बरसों से चल रहा है, लेकिन वो अनडिक्लेयर्ड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज, स्टिग्मा। और धीरे धीरे अब जैसे लोगों में नॉलेज बढ़ रहा है, तो पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग द सोशली परवेसिव प्रॉब्लम। तो जैसे कि आपने बोला पीपल आर रिकग्नाइजिंग कि ये सोशली बहुत ज्यादा परवेजिव है, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है लोगों में, आम लोगों में भी इस तरीके की मानसिक विकृतियां पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें स्टिग्मा की वजह से आगे नहीं ला रहे हैं, और जो ला रहे हैं उनको वो सीधा पागल करार कर रहे हैं। तो राइट। ये जो इतना बड़ा गैप है, उसके लिए जो आपने जो मुहावरा यूज किया घर घर पागल का, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? काफी मजबूत वैज्ञानिक आधार है। अगर आप देखें तो WHO की स्टडीज है, इंडिया के जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडीज है, आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की स्टडीज है। ये सभी स्टडी का अगर आप एक मेटा स्टडी करें, तो मेटा स्टडी के अंदर आपको एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जो ग्रस्त है, ऐसी पॉपुलेशन आपको मिलेगी। जैसे कि आप WHO के आंकड़े ले लीजिए। WHO के आंकड़े कहेंगे कि एक्स परसेंटेज लोग डिप्रेस्ड है, लेट अस से फॉर एग्जांपल 20%, फॉर एग्जांपल। वो कहेंगे कि 25% लोग एंजाइटी के प्रॉब्लम में है। तो लेट अस से कि ये हो गए 25 और 20 45। इसमें से काफी लोग होंगे जो ओवरलैप करते होंगे, जिनको जी दोनों होगा, एंजाइटी भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो उस डबल काउंटिंग को आप हटा दीजिए। तो डबल काउंटिंग को हटाने के बाद भी आप 45 से 30% पे आएंगे। फिर आप इसी तरह से एडिक्शन को देखिए, आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को देखिए, और साइकेट्रिस्ट जो बुक यूज करते हैं DSM, उनके अंदर जो भी डिसऑर्डर्स मेंशन्ड है, उन सब डिसऑर्डर्स का अगर आप सर्वे करें इंडिया में, और उसमें से जो डबल काउंटिंग है उसको निकाल दें, तो फाइनली आप जो नंबर पे आएंगे, वो नंबर होगा लगभग 30 to 40% का नंबर होगा। अब अगर आप 150 करोड़ पे 30-40% का आंकड़ा देख रहे हैं, तो आप तो एक 50 से 75 करोड़ की पॉपुलेशन देख रहे हैं, डिपेंडिंग के कौन से सर्वे को आप लेते हैं। बट आप एक सर्वेस का अगर एवरेज मीन भी निकालेंगे, मीन ऑफ द मीन भी निकालेंगे, तो भी आप एक 30-35% के नजदीक आएंगे। वो अपने आप में एक 50 करोड़ का आंकड़ा है। ये तो जी मतलब कई कंट्रीज और कई छोटे छोटे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो ये क्या है कि दिस इज अ कॉन्टिनेंट वाइड प्रॉब्लम। और यही चीज आप अदरवाइज भी देख सकते हो कि एक तो आप टेबल पे बैठ के रिसर्च करो और रिसर्च का मीन निकालो, या आप खुद रिसर्च करो। और तीसरा है, इन जनरल भी अगर आप उन लोगों से मिले, साइकेट्रिस्ट से मिले, साइकोथेरेपिस्ट से मिले, स्कूल काउंसिलर्स से मिले, जो क्रिमिनोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट है उनसे मिले, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उन डॉक्टर्स से मिले, तो भी आपको इन जनरल एक आइडिया आ जाएगा कि बहुत बड़ी प्रपोर्शन जो है पॉपुलेशन की, वो साइकोलॉजिकली सिक है। तो आपको रिसर्च से भी वही बात आती है
आपके इन जनरल एक्सपर्ट इंटरव्यू से भी वही बात आती है। और अगर अपने चारों तरफ आप देखो, आप रास्ते पे देखो लोग किस तरह से गुस्से में है और रोड रेज में है। आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होके आप देखो, right? आप कोई भी स्कूल काउंसलर को जाके मिलो, आप कोई भी स्कूल टीचर को, कॉलेज टीचर को जाके मिलो, आप एम्प्लॉयर्स को जाके मिलो, ये सब सब तरह से यही बात कन्फर्म होगी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन का साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है। आप कभी भी किसी पागल खाने जाए तो आपको कोई ना कोई अंश अपने साथ मैच करता हुआ दिखेगा, लोगों की बातों में, हरकतों में। मे बी वो उतना ज्यादा मैग्नीफाइड फॉर्म में नहीं होगा, तो सब में वो न्यूरोटिक सेल्फ एक रिजाइड करता है। जैसे कि आपने बोला कि बहुत आम आसपास में भी अगर हम लोगों का बिहेवियर देखें तो कुछ बिहेवियर्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा चुके हैं, या कुछ बिहेवियर्स बहुत पैथोलॉजिकल है। राइट। सर, आपका इस बात पर ध्यान कैसे गया? क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ के एरिया से जुड़ा हुआ रहा हूँ काफी सालों से, तो मैं हमेशा साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इनके काफी मैं टच में रहा था। और फिर मैंने इनसे जो मेरे को जानकारी मिलती थी, और आप अगर अपनी फैमिलीज में भी देखें कि इफ आई लुक इनटू माय ओन फैमिली, मेरे कजिन्स को देखता हूँ, मेरे रिलेटिव्स को देखता हूँ, मेरी सोसाइटी जहाँ रहता हूँ वहां देखता हूँ, तो हर पांचवें घर पे आपको एक केस दिखाई देता है। तो जो हम कहते हैं कि घर घर पागल, हर घर पागल, ये बिल्कुल लिटरली ट्रू है कि हर पांचवें घर में आपको एक सिचुएशन दिखाई देती है। और वैसे ही आप अ, कुछ एनजीओ के साथ भी मैं रहा था जहाँ पे उन्होंने मास स्केल पे टेस्टिंग किया था, कि जैसे कुछ एनजीओ थे जो स्कूल्स में गए थे, और स्कूल्स में जी। जाके उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किया था। उन्होंने कुछ लो इनकम कम्युनिटीज में जाके वहां पे मास स्केल पे टेस्टिंग किया था। और इन सब के जो रिजल्ट्स थे वो इसी बात को जी। कंफर्म करते थे कि जो साइकोलॉजिकल सिकनेस है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रेवेलेंट है। तो इस तरह से हर जो तरीके से जो आप देखो, वही चीज अलग तरीके से कंफर्म हो जाती है। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है कुछ बीच में। कोई बात नहीं। सर, जब आप बता रहे हैं कि आपने पर्सनली, आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं, आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, और आप और भी काफी लोगों से जुड़े, और आपने ये पाया कि ये सारी चीजों का जो इफेक्ट है बहुत डीप लेवल तक जा चुका हुआ है, ऑलमोस्ट हर घर में या हर तीसरे पांचवें घर में आपको इस टाइप के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो जब इस बात का अगर हम देखें कि सामाजिक जीवन पर कैसा असर होता है, जब हम ये कहते हैं कि हर घर में ये इश्यूज देखे जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा ब्लोन वे में है, स्ट्रेस बहुत है लोगों को, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, प्लस पेरेंटिंग इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल सामाजिक जीवन पर कैसे इस बात का असर रहेगा? मुझे किसी ने पूछा था यही सवाल अलग तरीके से कि इसका क्या असर होगा। मैंने इसको रिवर्ट कर ओह, दिया था कि आप ऐसा पूछिए कि इसका क्या असर नहीं होगा। नहीं। जी। बिकॉज ये इतना यूनिवर्सल चीज है कि हम्म। स्कूल्स में टीचर्स को पढ़ाने में तकलीफ आएगी, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को पढ़ाने में तकलीफ आएगी, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय करने में और काम लेने में तकलीफ आएगी, और पेरेंट्स जो कि स्पेशली केयर गिवर्स हैं, और आज की न्यूक्लियर फैमिली की सिचुएशन में तो यू कांट इवन, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। जैसे जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक मेंटली रिटार्डेड लड़की है, और वो लड़की के पीछे उसको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देना, उसको स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग देना, वो सब करने के लिए उसकी जो मम्मी है वो 24 घंटे लगी रहती।
जी आफ्टर सम टाइम जो केयर गिवर है वो सेकेंडरी डिप्रेशन में आ जाता जी है। तो अभी उनको भी तो रिलीफ चाहिए, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो कैसे दो लोग ये सीवियर सिकनेस को मैनेज कर सकते हैं? तो उनका तो पूरा लाइफ ही, मतलब कहो कि बर्बाद हो गया तो ठीक है, पूरा लाइफ ही उनका तो बर्बाद हो जाता है जस्ट इन केयरिंग फॉर समबडी सिवियरली साइकोलॉजिकली सिक, एंड दे देमसेल्व्स गो इनटू ट्रबल, जिसको सेकेंडरी बिल्कुल सिकनेस कहा जाता है। तो एक तो फैमिली के लेवल पे प्रॉब्लम है, स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे, और इससे आगे अगर हम जाते हैं तो सोसाइटी के लेवल पे प्रॉब्लम है कि आप जिस तरह का पॉलिटिक्स देख रहे हो, जिस तरह का सर्कस चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि लोगों का आईक्यू इतना लो है, ना उनके अंदर कोई समझ है, ना उनके पास कोई प्रायोरिटाइज करने की या लॉन्ग टर्म सोचने की कैपेबिलिटी है। आप देखिए किस तरह से लोग वोट करते हैं। सो जिस तरह से लोग वोट करते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकली इंटेलिजेंट या हायर फंक्शन का आदमी कभी उस तरह से नहीं करेगा। तो ये जो सर्कस चल रहा है पूरा फैमिली के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, इंडस्ट्री में, और इवन लार्जर सोसाइटी में, हर लेवल पे इस चीज का इफेक्ट है। और खास करके तो जो एक मानसिक गुलामी हमारे यहाँ पे है, कि जिसमें राष्ट्रीयता का कोई बोध नहीं है, और कोई शत्रु बोध नहीं है, कोई मित्र बोध नहीं है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब पार्टली उसी चीज का आउटकम है कि साइकोलॉजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, वो बहुत ही लो एवरेज पे चल रही है सोसाइटी। अब लोग इसमें कहते हैं कि अभी तो हम बायोलॉजिकल हेल्थ के ही ऊपर नहीं आए हैं, तो साइकोलॉजिकल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है। ये एक तरीका है सोचने का, पर दूसरा तरीका ये भी है कि दोनों इक्वली ही इंपॉर्टेंट। सर, आपने कहा कि डेफिनेशन जो दी जा सकती है, ये हमेशा से एक मुश्किल बात रही, मेंटल करेक्ट। हेल्थ को डिफाइन करना। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप वहां पे बात आती है कि नॉर्मल कौन है और सिक कौन है। तो एलोपैथी की जो डेफिनेशन है, तो एलोपैथी की डेफिनेशन में तो जो सिक नहीं है वो हेल्दी है। तो सो एक तो इसमें ये है कि एलोपैथी में तो क्लियर है कि अगर डिसफंक्शन नहीं है, कि इम्पेयरमेंट इन लाइफ फॉर द सेल्फ और द अदर, तो अगर इम्पेयरमेंट नहीं है तो सिकनेस नहीं है। इट्स लाइक, इट्स अ डेफिनेशन बाय नेगेशन, कि अगर आप बीमार नहीं हो तो ठीक हो। और बीमार किसको कहेंगे? कि जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट और एंड्योरिंग इम्पेयरमेंट आ गया है, right? जो खुद की लाइफ को या किसी और की लाइफ को इफेक्ट करता है। तो ये जो है कि कब कहेंगे हम कि एक सिग्निफिकेंट और एंड्योरिंग इम्पेयरमेंट आया है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे एक इंडिविजुअल को नॉर्मल से, सोसाइटी की एवरेज जी से। सो यहाँ पे जो एलोपैथी की डेफिनेशन है, वहां पे जो रेफरेंस है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसके रेफरेंस में हम डिसाइड करेंगे कि कोई हेल्दी है, कैसी है, वो सोसाइटी का एवरेज है। ये एक तरीका है उसको देखने का। दूसरा तरीका उसको देखने का है कि आप सोसाइटी के एवरेज से नहीं, लेकिन एक आइडियल से रेफरेंस करो। वो तरीका है आयुर्वेद का, तंत्र का, और साइको एनालिसिस का। कि जैसे आयुर्वेद में पॉजिटिव डेफिनेशन है हेल्थ की, कि नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ सिकनेस, बट जो इंद्रियां है, जो अग्नि है, राइट, सम धातु सम अग्नि, राइट, और सभी चीजें सम इक्विलिब्रियम में है, ऑप्टिमम। हाँ ऑप्टिमम है, और आप आनंद में हो। तो आपकी सेंसेस, आपकी अग्नि, आपके धातु,
राइट? ये सब कुछ ऑप्टिमम है, सिकनेस कोई नहीं है और आप आनंद में हो, तो ये एक पॉजिटिव डेफिनेशन है हेल्थ की, राइट? और अगर आप तंत्र में आते हो या अघोरा में आते हो, तो आप कहोगे कि जिसने स्टेट ऑफ नो थॉट और ओशियानिक वननेस विद एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो सभी लोग साइकोलॉजिकली सिक है। तो उसमें तो 99.999% ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी। साइको एनालिसिस की डेफिनेशन भी उनके ही नजदीक है कि देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट हेल्थ, कि एवरी पर्सन हैज पैथोलॉजी। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई मानसिक तकलीफ है, कोई आदमी की का जो मन है वो आदर्श स्थिति में नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट बॉडी और अ परफेक्ट माइंड। सो पैथोलॉजी इज यूनिवर्सल। Only when it becomes intense, it becomes worthy of diagnosis and treatment, but less intense at that level, it's in everyone. So there's nothing like a pathology free individual. तो साइकोएनालिसिस डेफिनेशन भी तंत्र और अघोरा की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन है, कई बार हम डेफिनेशन के पीछे छुप जाते हैं कि डिफाइन ही ऐसे करेंगे किसी चीज को कि अगर हम ढूंढने निकले तो कई चीज बिकॉज ऑफ डेफिनेशन लाइन के उस तरफ चली जाती। जी। सो दीज आर द डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स। और अगर हम ये टेक्निकल हाइडिंग बिहाइंड द स्क्रीन को साइड में रख दें, तो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की एक काफी बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली हेल्दी होना, अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन बन जाता है। तो साइकोलॉजिकल सिकनेस रूल बन जाती है और साइकोलॉजिकल हेल्थ एक्सेप्शन बन जाती है, अगर हम स्टैंडर्ड्स को सफिशिएंटली हाई कर दें तो। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जो डेफिनेशंस है वो समय से समय में बदलती रही होगी, क्योंकि जैसे आयुर्वेदा आ रहा है या तंत्रा या घोरा डिफाइन कर रहा है, या अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में साइको एनालिसिस को देख लें, तो यानी कि लगभग शुरुआत से, जब से मनुष्य है, मनुष्य का मन है, शरीर है, तब से मानसिक शारीरिक विकृतियां, रोग सब प्रबल रहे हैं। और बहुत बार हमने ऐसे इतिहास में भी ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं जहाँ पे बहुत डिस्टिंक्टिवली हम पहचान सकते हैं, और अगर वो हमारे शासक कर रहे हैं, अगर दे हैव बीन इन द रूलिंग पोजीशन, तो वो विकृतियों को बहुत ज्यादा हीरोइक किया जा सकता है या उनको बहुत ज्यादा वेटेज दी जा सकती है, और धीरे धीरे वो चीजें पास ऑन होती रही होंगी। तो शुरुआत से देखा जाए तो अगर इसका कुछ असर हमारे इतिहास पर भी क्या रहा है? बहुत बड़े स्केल पे रहा है, क्योंकि अगर आप इतिहास में देखो तो तीन चीजें देखी जा सकती है। पॉजिटिव साइड पे सोक्रेटिस कहा करते थे कि देयर हैज नेवर बीन अ जीनियस विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस, कि एक हेल्दी जीनियस बहुत ही रेयर चीज है। इन जनरल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है वो कोई ना कोई पैथोलॉजी के साथ ही जाता है। सो पॉजिटिव साइड पे भी हम देख सकते हैं कि इवन द बेस्ट ऑफ पीपल, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ पीपल हैव अ टच ऑफ पैथोलॉजी। एक एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो रूलर्स थे पास्ट में और अभी भी हैं, कि पॉलिटिक्स में जो लीडर्स हैं या मिलिट्री के जो लीडर्स हैं, जी। उसमें हमेशा से ही एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन, जिसको हम कहते हैं साइकोपैथ्स या सोशियोपैथ्स, उनका रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो इन ह्यूमन सैडिस्टिक काम हुए हैं, चाहे वो मास किलिंग हो, मास डिस्ट्रक्शन हो या टॉर्चर हो, किसी भी तरह का परसिक्यूशन हो, वो विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी शेम, विथ कंप्लीट साइकोलॉजिकल इम्प्यूनिटी जो लोग कर पाते थे, तो एक बहुत बड़ी संख्या में सोशियोपैथ लोग जो थे वो ऊपर पहुंच गए थे। और ऑफ कोर्स इसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है कि कैसे सोशियोपैथिक और साइकोपैथिक लोग ऊपर पहुंच जाते और आप कुछ नहीं करते। इसका मतलब है कि पहले तो आप खुद ही बीमार हो।
मतलब वो बीमारों का राजा ही बीमार हो सकता है। अगर आप सही में हेल्दी हो तो आपके राजा इस तरह के कैसे हो सकते हैं? तो एक ये बात है। दूसरी तीसरी बात आती है कि इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, कि इंडिया का जो भी सफरिंग है पिछले 1000 साल से, एक हिंदू होलोकॉस्ट चल रहा है जो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा सफरिंग है वो इसलिए है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि हिंदू सोसाइटी का साइकोलॉजिकल हेल्थ इन जनरल पिछले 1000 साल में काफी लो लेवल पे रहा है। और ये मैं डीएसएम एंगल से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं साइको एनालिटिक एंगल से कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिविटी, एनवी, लैक ऑफ सेंस ऑफ हिस्ट्री, लैक ऑफ सेंस ऑफ नेशन, ये जो सब चीजें रही है, ये हमारी गुलामी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है उसका। और वो चीज आज भी जारी है कि आज भी अगर हम देखें एज सिटीजन्स, तो वी आर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स एंड वी एक्सेप्ट बीइंग ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। कि हमने खाली अपने मास्टर्स बदल दिए हैं, लेकिन जो स्लेवरी का जो अ, पूरा सिस्टम है वो तो वैसा ही चल रहा है। तो आज भी जो पिछले हजारों सालों से जो हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ का जो लो जाना हुआ है, वो अभी भी पूरी तरह से ऊपर नहीं आया है, मास स्केल पे भी नहीं। और इसीलिए आप देख सकते हो कि मैक्रो लेवल पे, सोशल लेवल पे तो सब प्रॉब्लम्स दिखते ही है, पर घरों में भी अगर आप जाओ, हर पांचवें हर सातवें घर में आपको एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक आदमी दिखेगा। बस बात इतनी है कि हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते और ब्रश अंडर द कारपेट करते, ये कह के कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। सही बात यह है कि उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो बीमार है। तो ये जो है कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा है करके साइकोलॉजिकल सिकनेस को ढक देना और फिर उससे पूरी फैमिली को सफर करना, ये एक सोशल लेवल पे फैली हुई ट्रेजेडी है इस वक्त। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कल्चरल पैथोलॉजीज रह चुकी हैं, या बहुत सारा एक ऐसा टाइम रह चुका है जहाँ पे ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो क्रिएट हुए और वो हिस्ट्री में से पास ऑन हुए और अभी तक वहाँ पे स्टकनेस है उस चीज की। तो जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पे दवाइयाँ हैं, इलाज है, सर्जरी है, पर जब बात मेंटल हेल्थ पर आती है तो क्योंकि मन तो कोई सॉलिड एंटिटी है नहीं, तो अगर हम कहें कि मेंटल हेल्थ की वाकई में बहुत हालत खराब है, तो इसके कारण क्या है? ये कॉम्प्लिकेटेड और कंटेस्टेड एरिया है, क्योंकि ये कैसा है कि एक जंक्शन है, मेंटल हेल्थ इज लाइक अ जंक्शन, कि सेम सिचुएशन पे आप कई अलग अलग दिशाओं से पहुंच सकते हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है अर्ली लाइफ में, कुछ लोग कहेंगे जो फैमिली सिस्टम है उसका प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहेंगे कि इंटर जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन हो रहा है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री पूरी ट्रॉमेटिक है राइट फ्रॉम द मुगल टाइम्स। जी। तो पहले मुगलों के दिए हुए ट्रॉमा, उसके बाद अंग्रेजों के दिए हुए ट्रॉमा, सो इट्स अ चेन ऑफ हिस्टोरिकल इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन, कुछ लोग ये हाँ। कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस, नॉलेज नहीं है और स्टिग्मा है। कुछ लोग कहेंगे मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अ, जो सोशल सिस्टम है वो इतना हायरार्किकल और ऑप्रेसिव है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। कुछ लोग कहेंगे कि अ, जो प्रेशर्स हैं मॉडर्निटी के आज, कि वी आर हैविंग द वर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, कि एक तरफ प्रेशर है कॉम्पीट करने का विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो सपोर्टिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो है नहीं, और उसमें एक अजब अजीब सा सोशल स्ट्रक्चर है हमारा,
और एक कल्चर है जो इसको अंडर द कारपेट डालना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक मल्टीफैक्टोरल चीज है, तो सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, उसमें इसमें से कुछ चीजें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, कुछ कम होगी, बट इस तरह से ये एक मल्टी फैक्टोरल सिचुएशन है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पब्लिक सिस्टम टू मैनेज मेंटल हेल्थ, वो सीवियरली डेफिशिएंट है। कि चाहे आप हॉस्पिटल्स देखें, चाहे मेंटल हेल्थ एक्ट को देखें, उसमें भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे। और आप नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स देखें, जैसे अगर आप WHO की स्टेटिस्टिक्स ले लें कि पर 1000 कितने साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट और काउंसलर होने चाहिए, और आप इंडिया की फिगर लें तो हम लोग 1/10 भी नहीं है आइडियल सिचुएशन से। और अगर आप क्वालिटी का पैरामीटर लगाओ उस पे, तो आप 1/50th भी नहीं है हम लोग। कि जैसे अगर आप थेरेपी की बात कर लो, तो ईमानदारी से अगर आप देखो स्टैंडर्ड हाई करके कि कितने अच्छे थेरेपिस्ट इंडिया में हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी की लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर की क्वालिटी के लोग हैं। तो अगर आप ऐसा करो तो आपको इस वक्त इंडिया में 500 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे जो कि अच्छे थेरेपिस्ट हो। अब 500 लोग अगर आप 150 करोड़ लोगों में देख रहे हो तो कुछ भी नहीं है। आपको जहां पे 50,000 चाहिए वहां पे 500 है आपके पास। तो आप तो जो जहां पे आपको होना चाहिए उसके 100th हो। और ये काफी नहीं था तो मेंटल हेल्थ एक्ट ऐसा बनाया कि जो गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही थी उसको भी रोक के रिवर्स गियर पे डाल दिया कि जहां पे हम लोग थे आगे बढ़ना तो बाजू में रह गया है, तो पीछे चले गए। और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट ऐसा है कि पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, और हम इतने बेवकूफ है कि हमको ये भी पता नहीं चल रहा है कि पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। इस सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं अभी। तो एक पूरा सिस्टमिक रिहॉल अगर नहीं करेंगे और एक बहुत बड़े स्केल पे कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ में, तो ये जो एक एपिडेमिक प्रपोर्शन का जो प्रॉब्लम है, जिसके बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हैं पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, और इंडिया एज अ कंट्री के ग्लोबल परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हम इस एक सिस्टम्स अप्रोच ना ले। तो एक सोशल स्केल सिस्टम्स अप्रोच अगर हम नहीं लेते हैं तो। वी आर हैविंग 2 minutes, so let's continue the We take it in the conversation in the second second part. part.